चार लंग वॉल्यूम्स हैं, एक टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, और एक आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक एक्सपायरेटरी और एक रेजिडुअल है। टाइडल वॉल्यूम वो है जो कि नॉर्मल आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, जो कि 500 ml है, ठीक है। इंस्पायरेटरी वो है जो आप मैक्सिमम एफर्ट से इंस्पायर कर रहे हो, ओवर एंड अबव द इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। 500 ml फॉर एग्जांपल वो है, और ओवर एंड अबव आपने 3000 और इंस्पायर किया तो वो 3000 ml इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन जब आपने की 500 ml, उसके बाद जितना आप फोर्सफुल एक्सपायर करते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपायरेशन जो बच जाता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो कि 1200 ml है, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ग्राफ कैसे बनना है, आपने लंग वॉल्यूम्स लेने हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है, और टाइम लेना है आपने एक्स एक्सिस पे। अगर आप साथ साथ ड्रॉ कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम है आपको नजर आ रहे हैं, हमने 1000, 2000, 3000, 4000, 5 और 6000 तक लेके जाना है। ये है आपका ml के अंदर। अगर लीटर में होता तो वो आप इसको और तरह से कन्वर्ट कर लेते, लेकिन हमने ml में ही शो करना है, क्योंकि हमने वॉल्यूम बताया कि ये 500 ml है, ये 3000 ml है, ये 1100 है और ये 1200 है। जब आपने ये वॉल्यूम लिख लेने हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, 1000, 2000, काइंडली इसको देख के एक दफा ड्रॉ करो, 3000, 4000, 5 एंड 6000। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग में बच जाएगा वॉल्यूम वो 1200 है, और एक आपने डार्क लाइन लगा देनी है 1200 के लेवल पे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ आप स्पायरोमीटर आपको दिया जाएगा, एक टफ शेप स्पायरोमीटर आपने लैब में बल्कि देखा भी होगा, उसमें आपको बेसिकली एक अटैच होता है उसमें पॉइंटर, और आप उसमें एक पाइप होता है जिसमें आप ब्रेथ करते हो। सबसे पहले आपको कहा जाता है जी आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करें, टाइडल वॉल्यूम आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे होते हो, फिर एकदम से आपको कहा जाता है जी फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें और फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें। तो उसमें आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है जी। अब रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अलग एक मेथड है, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, वो करना पड़ता है, वो हम एंड पे करेंगे जब कैपेसिटीज के बाद, ठीक है जी। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों स्पायरोमीटर से हो सकते हैं, और इस ग्राफ को स्पायरोग्राफ भी कहते हैं, स्पायरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ स्पायरोग्राम या स्पायरोमीटर विच शो द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 1200 ml जो है वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है, वहां पे आप एक डार्क लाइन लगा दो। फिर आपको पता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम से ऊपर जाना है आपने, 1100 ml आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, कम से कम आप 1100 तो मस्त छोड़ोगे, ठीक है। तो 12 के बाद 11 छोड़ोगे तो ये कहां पे आपका लगेगा, 23 पे, ठीक है। 2300 पे आप एक और लाइन, डॉटेड लाइन लगा दोगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और 2800 पे आपको पता है यानी कि 500 ml आपका टाइडल वॉल्यूम है। ये आपको थ्योरी के लिहाज से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में आपने ये इंशाल्लाह आपका आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होगे। तो हर जो बॉक्स है आपको बताया जाएगा कि जी ये एक बॉक्स 500 ml का है। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करोगे तो वो 500 में ही वो पॉइंटर जो है वो घूमता रहेगा। फिर आपको कहेंगे कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो तो वो पॉइंटर एकदम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेशन करो तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इंस्पायरेशन के बाद फिर आपको कहा जाता है जी नॉर्मल ब्रीदिंग करें तो आप नॉर्मल करोगे, फिर एकदम से कहा जाएगा फोर्सफुल करें तो फोर्सफुल करोगे, या आपको ये भी कहा जा सकता है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एकदम से फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, तो फिर ये एकदम से सडन नीचे ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह से आपको ग्राफ दिखाए गए हैं। एक ये ग्राफ है जिसमें आपने पहले उसको कहा कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, ठीक है, और फिर आपने कहा कि जी
नॉर्मल ब्रीदिंग करो, और फिर एकदम से आपने कहा एक्सपायरेशन करो फोर्सफुल। और इस ग्राफ के अंदर ये दूसरे वाले में कहा गया कि जी टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एकदम से फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये दोनों तरह से ग्राफ बन सकता है जो आपको आसान लगे। ठीक है जी। तो डॉटेड लाइन आपने 2300 पे लगा ली और 2800 पे लगा ली। इस डॉटेड लाइन पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न शो करो, ये वाला जो पैटर्न शो किया हुआ। तो ये आपका है टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है। इसको आप लेबल कर दो, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी से लेबल करो, और ये 500 ml है। फिर एकदम से आपने उस बंदे को कहा कि जी अब आपने माउथ पीस आपने उसके साथ लगाया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने कहा कि जी एकदम से आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो। फोर्सफुल इंस्पायरेशन अब वो कर रहा है 2800 के बाद। तो ये कहां तक जाएगी? ये अप टू जाएगी 5800, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी उसने इंस्पायरेशन की उसको आप कहोगे ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन है। 5800 के लेवल पे आपने इसकी एक और लाइन लगा देनी है, ठीक है, और वहां से आपने इस कर्व को मोड़ लेना है। ठीक है जी, जैसे ये आपने 5800 तक गए और इस कर्व को आपने नीचे तक ले आना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन उसको दे दी कि जी फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करनी है, तो वो एकदम से सडन नीचे आ जाएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग फिर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो दोबारा टाइडल वॉल्यूम आएगा, और फिर आपने कहा कि जी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो तो वो नीचे आएगा आपका कहां तक? 1200 तक, जहां आपने लाइन लगाई हुई है। ठीक है जी, फिर वो फोर्सफुल वो नॉर्मल करना शुरू कर देगा। फिर आपने अगर उसको कहा कि जी फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एकदम से फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो तो वो फिर ये वाली पिक्चर आपके सामने आएगी, ये वाली जो है। ठीक है, आप इसमें जो ये ऊपर गया, ये जो जा रहा है ये यहां से लेके यहां तक, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि 2800 से 5800 तक इंस्पायरेटरी IRV इज इक्वल टू 3000 ml। ये आपको याद भी है और आप स्पायरोमीटर से इसको निकाल भी लोगे। ठीक है जी, आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला आपका जो है ये वॉल्यूम जो फॉरेन फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन आता है, यहाँ पे ये एरो भी लगा हुआ है, ये भी एरो है। ठीक है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों वॉल्यूम आपने स्पायरोमीटर से मेजर कर लिए। अब जो पीछे वॉल्यूम बच जाता है ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, ये स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होता। इसके लिए एक अलग मेथड है, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, उससे आपने मेजर करना होता है। तो ये आप लिख सकते हो कि रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, लेकिन आपको नहीं पता। अब हमें तो इसकी वैल्यू याद, इसलिए हमने एग्जैक्ट ग्राफ बना दिया। लेकिन अगर किसी को वैल्यू याद नहीं है और वो एकदम से बीच में से स्टार्ट कर लेता है तो उसका 500 ml आएगा, इंस्पायरेटरी आएगा। हो सकता है ये एक्सपायरेटरी यहाँ तक मेजर हो जाए और रेजिडुअल वॉल्यूम उसका ज्यादा बच जाए। ठीक है, लेकिन हमें पता था इसलिए हमने इसको लाइन को लगा लिया। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम आपका स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होता। ठीक है जी, यहां तक किसी को समझ आई हो तो? ना आई तो सबको ही नहीं आई होगी, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपके सामने बनता तो फिर ज्यादा अच्छा होता। खैर, अब आपको कुछ समझ आई इसकी? यस सर। और यस ये सर। यूक्यू है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के अंदर जो अगर ग्राफ है तो ये ही ग्राफ है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लंग कंप्लायंस डायग्राम, प्लुरल प्रेशर, वो जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वाला आपने बनाया। आगे भी आप ग्राफ तो खैर आगे आएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आएगा ट्रांसपोर्ट में, वो आप इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पास पेपर उठा के देखोगे तो ये आया होगा। पिछले 10 सालों में 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। सर जी आपने बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर जी से कैलकुलेट, आपने रेसिडुअल वॉल्यूम का बताया जो स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं होता। जी, रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होगा। उसके लिए एक और मेथड है, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, वो हम आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। ये 3 वॉल्यूम मेजर हो जाते हैं, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और आपका जो है टाइडल।
ठीक है जी। अब मैंने बताया आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वॉल्यूम इज नोन एज कैपेसिटी। अगर तो मैं कॉम्बिनेशन करूंगा टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, और कॉम्बिनेशन करूंगा रेजिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी का, तो एक ये अलग-अलग कैपेसिटीज बनेगी। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। पहली कैपेसिटी मैंने बताई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें इंस्पायरेशन की सारी चीजें आनी है, ये याद रखना। इसमें इंस्पायरेशन की चीजें आनी है। इंस्पायरेशन क्या हो रही है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 था, इंस्पायरेटरी 3000 था, तो अगर कोई पूछे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो 3500 ml होगी। ठीक है, पहली कैपेसिटी है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और आप ग्राफ में आप शो कर सकते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को कंबाइन करके, बल्कि ये शो अगले में किया है, ये देखो ये शो किया हुआ है। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है और ये 3500 ml इसकी वैल्यू है। दूसरी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल से आप रेजिडुअल वॉल्यूम तो इसमें आएगा ही आएगा। दूसरा आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्सपायरेशन हो रही है। तो इसमें आप कह सकते हो कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कितना था, 1100 था, और रेजिडुअल 1200 था, तो 2300 ml जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। क्या ये कैपेसिटी मेजर होगी स्पायरोमीटर से? No, sir. Dilution methods. क्यों नहीं मेजर होगी बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि सर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं कर सकते। शाबाश, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं होएगा तो कैपेसिटी भी मेजर नहीं होएगी। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आपको, अब आपने एक वॉल्यूम और एक कैपेसिटी आपके सामने आ गई अभी तक, जो कि स्पायरोमीटर या स्पायरोग्राफ में मेजर नहीं आप कर सकते। ठीक है, वो कौन सा हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है जी। तीसरी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तीन चीजें आएंगी, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो मैथमेटिकली आ गया। इसको अगर कोई फिजियोलॉजिकल, जो कि एग्जामिनर पूछते हैं बच्चे, फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन अगर वाइटल कैपेसिटी की आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? क्योंकि इसमें तीन वॉल्यूम आ रहे हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम। तो क्या ज़हन में आपके आता है? Maximum inspiration and expiration both. Maximum amount of air a person expired after maximum inspiration, या forceful inspiration after forceful expiration, या forceful expiration after forceful inspiration, उसमें टाइडल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन बता सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, या फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। उसमें तीनों वॉल्यूम आएंगे, तीनों वॉल्यूम का सम अप करेंगे तो 4600 ml आएगी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, आपको याद वाइटल कैपेसिटी है तो आप अपनी आसानी के लिए 5 लीटर बोल सकते हो। ठीक हो गया जी। टोटल लंग कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी तो मेजर हो जाएगी ना स्पायरोमीटर से, क्योंकि तीनों वॉल्यूम मेजर हो रहे हैं, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और टाइडल। इसी तरह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में भी आ रहा था इंस्पायरेटरी और टाइडल, वो भी मेजर हो जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल नहीं हुई। टोटल लंग कैपेसिटी बेसिकली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लंग टू विच इट कैन एक्सपेंडेड ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी में सारे के सारे वॉल्यूम आ जाएंगे, सारे के सारे वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 5800 ml या 6 लीटर कह सकते हो आप टोटल लंग कैपेसिटी। क्या ये मेजर हो जाएगी जी स्पायरोमीटर से? No, sir. No, भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी आ गया आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अब आपने क्या इसकी समरी बनाई कि आपका एक वॉल्यूम और दो कैपेसिटी मेजर नहीं होगी स्पायरोमीटर से।
वॉल्यूम कौन सा, रेजिडुअल, और कैपेसिटी कौन सी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। और दो कैपेसिटी और 3 वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर हो जाएंगे। दो कैपेसिटी कौन सी, वाइटल कैपेसिटी जिसमें 3 वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, और दूसरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जिसमें सिर्फ इंस्पायरेशन वाले दोनों वॉल्यूम आएंगे, टाइडल और इंस्पायरेटरी, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आएगी जिसमें रेजिडुअल और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आएगा। ठीक है जी, और तीनों वॉल्यूम मेजर आप कर लोगे। किसको समझ आ गई है वो जरा थोड़ा सा मुझे बता दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दे, फिर हम हीलियम डाइल्यूशन मेथड करते हैं जी। कोई बताना पसंद करेगा? सर आ गई है समझ। समझ तो आ गई है, मुझे भी तो समझाओ, मुझे नहीं आई। सर आपने बताया कि 4 कैपेसिटीज होती हैं, एक इंस्पिरेटरी होती है, एक एक मिनट फंक्शनल, बेटा, रेजिडुअल। एक मिनट, कौन बात बोल रही हो मुझे बताओ तो, उससे पहले अपना नाम। सर आमना बशारत। आमना जी, आमना। सर आपने 4 कैपेसिटीज का बताया हुआ है। एक और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है जो ठीक है, एक दूसरी वाली आपने वाइटल का बताया हुआ था, जो हमारे पास फोर्सफुल इंस्पायरेशन बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन से होती है, मतलब उसमें तीनों वॉल्यूम्स होते हैं, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और एक टोटल लंग कैपेसिटी होती है जिसमें हमारे पास 4 वॉल्यूम्स होते हैं, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं इंक्लूड। शाबाश। और उसके बाद आपने बताया कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें हमारे पास एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, वो भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है। किसमें बेटा, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में? अच्छा, इंस्पायरेटरी जी सर। कैपेसिटी में ये कर सकोगे आप? सर जी इंस्पायरेटरी में कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलो जी आमना, कोई और बच्चा जो वॉल्यूम के बारे में कुछ बताए और कितना कितनी इनकी वैल्यूज होती हैं? सर मैं ट्राई करूं? जी जी बिल्कुल, ट्राई, ये ट्राई है टोटली। कल पूछूंगा ना, बल्कि जी कल तो सर। मेरा लेक्चर नहीं है, कल डॉक्टर सादिया का लेक्चर होगा आपके साथ। 3rd चैप्टर वो स्टार्ट कराएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं सर इंशाल्लाह कैंपस में ही आपसे सुनूंगा ये डिटेल में। सर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स बेसिकली आपने बताए हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। सर वेरी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है सर, वो हम बेसिकली इस टेक्निक से स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1200 ml होती है। वो बेसिकली होता है कि जब आप मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसके अंदर जो वॉल्यूम रह जाता है उसको बेसिकली आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, वो 1200 ml होता है। फिर आपके वेरी गुड। पास सर बस 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 एक्सपायरी। बस अरेज, बस शाबाश, थैंक यू। कोई और बच्चा बाकी 3 वॉल्यूम्स के बारे में बताए, उसकी वैल्यू, उसकी डेफिनेशन। सर टाइडल वॉल्यूम होता है हमारे पास, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, आपका क्या एक्सपायरेटरी। नाम है बेटा? सर एहमीन असलम। जी जी सर बोलो। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्वाइट ब्रीदिंग में यूज होता है और उसकी वैल्यू 500 ml होती है। जी, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ठीक हो गया, 500 ml हो गई, और वो मेजर हो जाएगा। यस सर, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा मेरा। ठीक है, इस ग्राफ में आपको टाइटल वॉल्यूम की समझ आ गई, कैसे ड्रॉ करोगे आप? यस सर। चलो नेक्स्ट जी। और इंस्पायर नहीं नहीं, बस बेटा आप बस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में और एक्सपायरेटरी के बारे में कौन बताएगा? सर जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है सर, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है जो हमारी मतलब टाइडल वॉल्यूम से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग लेंगे ना सर, वो होगा मतलब इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग, तो वो जब इंस्पायरेटरी आप रिजर्व फोर्सफुल वॉल्यूम होगा। इंस्पायरेशन करोगे, जितना वॉल्यूम आप अंदर लेके जाओगे वो इंस्पायरेटरी कितना होता है बेटा? ये सर 3000 ml। 3000 ml, शाबाश। और इस सर ग्राफ पे समझ आ गई आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की? यस सर। कि आपने ये 2800, कई लोग इसको 53 तक खत्म करते हैं, 53 तक नहीं बेटा, ये 28, ये टाइटल वॉल्यूम अलहदा है, इंस्पायरेटरी जो इसके बाद आपने इंस्पायर किया, तो ये 58 पे जाके खत्म होगा। और ये दोनों वॉल्यूम मिलके क्या बनते हैं जी, कौन सी कैपेसिटी?
Inspiratory. 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। शाबाश, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि 3500 ml की होती है। वेरी गुड। कोई और अब बच्चा बताएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में? जवार के बाद अब कौन बताएगा? कि मैं पूछूं? बल्कि मैं पूछता हूँ, कोई सोते हुए को जगाते हैं, कोशिश करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमारे कॉलेजेस कब तक ओपन हो रहे हैं? स्टूडेंट्स पूछे थे, मैंने कहा अभी आपसे पूछ जी, उम्मीद तो है कि कॉलेज आपके ओपन इंशाल्लाह थर्सडे से होंगे, लेकिन कल मीटिंग है, मीटिंग में आपके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन वो जाहिर बात है थर्सडे फ्राइडे एनाटॉमी का डे है आप लोगों का। अब वो देखते हैं क्या फैसला कल करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो इस वीक का पढ़ा लिया ना, आपको कल पढ़ा लेना है ऑनलाइन ही आप जी सर। बायोकेम और फिजियो ने। तो ये थर्सडे फ्राइडे एनाटॉमी का बनेगा, तो वो देखते हैं वो क्या करते हैं या किस तरह से वो पढ़ाते हैं। ये इसका कल मतलब आपको पॉसिबल है बता सर कि दूंगा, मंडे को कॉलेज खुले? कल इंशाल्लाह 11 बजे तक आपको बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी ऐसा ना, अब अल्लाह हाफिज ना करो, मुझे थोड़ा सा बता ही दो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। एहसन, माइक अनम्यूट है, माइक अनम्यूट है। जी सर। एहसन सर मैं हो यार आप माइक नहीं खराब हो गया आपका? एहसन नहीं सर, मेरा माइक बेटा बोलो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या सर मेरा है? माइक ठीक है सर, हॉस्टल बैठा हुआ था पीछे वासिफ बोली जा रहा कहाँ बैठे हुए हो? है। सर मैं हॉस्टल था, पीछे वासिफ बोली जा रहा है सर रोज। अच्छा ठीक है, ये सर माइक बंद कर लो इससे पहले कि मैं हॉस्टल ही आ जाऊं और मैं तबीयत सब साफ नहीं, कर। मैं बाहर निकला मैं बाहर निकला है सर कमरे से। जी सर। तुम अब अंदर ही चले जाओ, मुझे अब हमें चढ़ गई है। जी अबीरा, आप बताओगे कुछ? यस सर, क्या बताऊं? बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से ये फोर्सफुली जो हम लोग एक्सेल करते हैं, जो वॉल्यूम एक्सेल करते फोर्सफुली हैं जो आप एक्सपायर करते हो, एक्सेल करते हो, उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी। और अगर टाइडल जी क्या कह रहे हो बेटा? इसकी वैल्यू बता दो बीरा, कितनी होती है बेटा? 11। इस ग्राफ के अंदर ही बता दो, पता चल रहा है। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, तो ये बेटा 1100 ml होते हैं। और ये वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम मिला के जो कैपेसिटी बनती है उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी आपकी 5800 ml या 6 लीटर होती है। ये आपकी सारे वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। प्लीज इसको एक दफा ड्रॉ जरूर करना अपने कॉपीज के ऊपर। मजीद प्रैक्टिकल की कॉपी में भी इसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। अब मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये बेसिकली इस तरह का ही आपके पास, अभी आप लैब में आओगे तो हमारे पास स्पायरोग्राफ है, जो आप स्पायरोमीटर है जिसके अंदर ये ग्राफ बनता है। बेसिकली ये जो ड्रम शेप आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसके ऊपर ही ये आपने ये किया होता है। ये ईसीजी की तरह का एक पेपर होता है जिसको आपने इसके ऊपर कवर किया हुआ होता है, और इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ होता है। ये देखिए, बल्कि ये नजर आ रहा है, ये पॉइंटर लगा हुआ है। और ये आप माउथ पीस है, ये पाइप है, इसके थ्रू आप ब्लो करते हो, मतलब है इंस्पायर एक्सपायर करते हो, तो इस पे ग्राफ बनता जाता है। पहले टाइडल वॉल्यूम बनता है, फिर आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन करें। आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हो, मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है, और फिर आप ये नॉर्मल करते हो, तो ये ग्राफ बनता है।
यहाँ आपको ये बनवाया जाएगा, ठीक है, जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में यही प्रैक्टिकल रखवाता हूँ आपका। तो स्पायरोमीटर एक्सेप्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इससे मेजर नहीं होगी, बाकी सारा मेजर होगा। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर मेजर नहीं होगी तो टोटल लंग कैपेसिटी भी मेजर नहीं हो सकेगी। अगर टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर नहीं हो रही तो किस वजह से नहीं हो रही? एक वॉल्यूम ऐसा है जो मेजर नहीं होता, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर किया जाता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड से और नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो डेड स्पेस के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे हम हीलियम डाइल्यूशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको स्पायरोमीटर तो मेथड डिटेल में पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड आपने समझा, हीलियम डाइल्यूशन मेथड भी बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही करना है कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड होता क्या है। आपको नाम आना चाहिए कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम ये कैसे मेजर होते हैं? हीलियम डाइल्यूशन मेथड से। और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर हो जाएगा तो बाकी आपका टोटल लंग कैपेसिटी भी मेजर हो जाएगा। इसमें भी स्पायरोमीटर ऑफ नॉन वॉल्यूम विद हीलियम विद नॉन कंसंट्रेशन, इसमें भी स्पायरोमीटर लेते हैं जिसके वॉल्यूम का भी आपको आइडिया होता है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है स्पायरोमीटर का, इनिशियल वॉल्यूम उसका आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना है। फिर आप वॉल्यूम उसमें हीलियम डालते हो, ठीक है, हीलियम गैस, उसका भी वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायर थ्रू स्पायरोमीटर, ठीक है। और FRC गैसेस मिक्स्ड विद हीलियम एंड डाइल्यूटेड। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि नॉर्मल इंस्पायरेशन करो, एक्सपायरेशन करो। जब आप नॉर्मल एक्सपायर करते हो तो फिर आप इंस्पायर करो थ्रू स्पायरोमीटर। उस स्पायरोमीटर के अंदर हीलियम ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हीलियम जाके मिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। फॉर्मूला ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम -1 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पायरोमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पायरोमीटर भी आपको पता था, हीलियम की इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता थी। फिर जब आपने एक्सपायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया और फिर इंस्पायर किया स्पायरोमीटर के अंदर, ठीक है, गैसेस मिक्स हो गई हीलियम के साथ और उसको डाइल्यूट कर दिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना उसके अंदर हीलियम रह गया बाकी, ठीक है। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम आपको पता करने के लिए सारा ये आपने किया। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपको पता थी तीनों चीजों की, हीलियम की भी, स्पायरोमीटर की भी, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली बात है, एक तो ये पता रखना है आपने कि कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होता और किससे मेजर होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी भी मेजर नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए हीलियम डाइल्यूशन मेथड है, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप गाइडेंस से एक दफा रीड कर लेना, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब रेजिडुअल वॉल्यूम कैन बी डिटरमिन्ड। अब अगर आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पता लग गई है हीलियम डाइल्यूशन मेथड से, FRC का आपने फार्मूला लगा लिया ये वाला, तो इससे आपको वॉल्यूम तो नहीं पता चला, कैपेसिटी पता चली, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम आपको आइडिया था, स्पायरोमीटर का वॉल्यूम आपको पता था। जब आपने उसमें आपकी हीलियम मिक्स हो गई और फिर आपने एक्सपायर किया तो आपको आइडिया हो गया कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम कितनी रह गई उसके अंदर, ठीक है। जितनी रह जाएगी वो आपने लिख लेनी है और ये फॉर्मूले के तहत वो FRC निकल आएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर निकल आई है तो फॉर्मूला लगाओगे आप, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यही थी ना, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही आपने कहा था ना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। तो अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपको हीलियम डाइल्यूशन मेथड से मिल गई और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको स्पायरोमीटर से मिल गया जो कि 1100 था। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया जो कि आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम पता चल गया तो फिर आप टोटल लंग कैपेसिटी आराम से कर सकते हो। उसमें आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन से दो वॉल्यूम है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। और इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये चारों वॉल्यूम मिलके टोटल लंग कैपेसिटी आपको बता देंगे, ठीक है जी। बस ये याद रखना है कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड से हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम -1 इनटू आपने कितने वॉल्यूम का स्पायरोमीटर लिया था, उससे आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल आती है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकालते हो,
और रेजिडुअल वॉल्यूम जब निकल आता है तो फिर आप टोटल लंग कैपेसिटी भी निकाल लेते हो। यहां तक समझ आ गई? FEV1 खैर इधर तो इतना इसकी डिटेल नहीं है, ये हम आप आगे जाके करेंगे जो आपका रेस्पिरेटरी डिजीज वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ FEV1 का थोड़ा पता आपको होना चाहिए। FEV1 स्टैंड फॉर, यही पूछा जाता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और 1 क्या है? इन फर्स्ट सेकंड। ये बात याद रखना कि एक्सपायरेशन पहले सेकंड में मैक्सिमम हो जाती है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, फ्रैक्शन ऑफ वाइटल कैपेसिटी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज FEV1, फॉर्मली द टाइम वाइटल कैपेसिटी। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। जितनी आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर रहे हो वो वाइटल कैपेसिटी है। ऐसे ही है ना, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, और उसमें जितनी एक्सपायरेशन फर्स्ट सेकंड में हो रही है वो FEV1 है। FEV1 ओवर FVC रेशो क्या है? बात एक आप यहाँ पे जरा याद रखना, मजीद मैं इंशाल्लाह उस चैप्टर में भी आपको ये दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये बात आई है तो मैं आपको बताता चलूं कि वाइटल कैपेसिटी क्या थी? मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। ऐसे ही था ना, मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, या मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, उसको आप वाइटल कैपेसिटी कहोगे। जितनी इस वाइटल कैपेसिटी में मैक्सिमम एक्सपायरेशन फर्स्ट सेकंड में हुई है वो कहलाएगी FEV1। ठीक है। अब अगर फोर्स वाइटल कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 5 लीटर है, 5 लीटर एयर ने एक्सपायर आउट होना है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दी है कि 5 लीटर एयर ने एक्सपायर होना है, तो आप याद रखना कि फर्स्ट सेकंड में 4 लीटर एक्सपायर हो जाएगी, बाकी फिर 1 लीटर जो रह जाएगी वो स्लो स्लो एक्सपायर आउट होती रहेगी। तो इस 5 लीटर में FVC क्या है और FEV1 क्या है? कौन बताएगा? FEV1 क्या होगा बेटा? 4 लीटर, जो कि पर सेकंड में, और 5 लीटर जो सारी की सारी एक्सपायर होनी है वो FVC है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी है। नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं? FEV1 ओवर FVC रेशियो लेते हैं, ठीक है। 4 को डिवाइड बाय 5 करो, मल्टीप्लाई 100 करो तो 80% इसकी वैल्यू आती है। सर रिपीट कर दें। दोबारा सुन लो, यहां बात हो रही थी वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी थी मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, ऐसे ही था ना, तीनों वॉल्यूम उसमें आ रहे थे, टाइडल, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी। मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। अब वो कहते हैं कि मैक्सिमम जो एक्सपायरेशन होती है वो फॉर एग्जांपल 5 लीटर होती है, और ये बात याद रखना कि 5 लीटर में से फर्स्ट सेकंड के अंदर 4 लीटर एक्सपायर हो जाती है। वो चीज जो फर्स्ट सेकंड के अंदर 4 लीटर एक्सपायर हो रही है उसको कहेंगे FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। ठीक है। तो FEV1 ओवर FVC रेशो अगर निकालनी है तो आप यही करोगे, FEV1 कितना था? 4, FVC टोटल कितनी एक्सपायर आउट होनी थी? 5, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो रेशियो निकल आएगी, वो बनेगी 80%, सॉरी परसेंटेज निकल आएगी इसकी, वो 80% बनेगी। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकलेगी। समझ आ गई? यस सर। जिसको नहीं समझ आई पूछ लो, ये दोबारा वैसे आना है जब मैं ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है टेस्ट, लेकिन यहाँ पे बात आई है तो इसको पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ही आता है, डिफाइन FEV1, ठीक है, एंड गिव इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस अभी मैं बताने लगा हूं आपको, लेकिन यहां तक किसी को अगर कोई मसला तो पूछो। किसी को नहीं? चलिए, सिग्निफिकेंस ये है कि नॉर्मल ये जो होता है FEV1 ओवर FVC रेशियो, ये 80% होगा, ठीक है। अगर ये 80% से कम है
तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आ जाता है आपका एम्फाइजीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्मा, ठीक है। अगर ये 80% से ज्यादा है तो ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आ जाता है फाइब्रोसिस। ठीक हो गया जी। नमोनिया, फाइब्रोसिस, टीबी, ये सारा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जिसने एंड पे फाइब्रोसिस कर देना। यहां तक समझ आ गया? दोबारा बोल लूं कि आ गई समझ? सर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस बता दें। बेटा अभी FEV1 पे रहो। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में वैसे COPD में एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, ये हम आगे जाके डिटेल इन तीनों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हमने पैथोफिजियोलॉजी सब की पढ़नी है इंशाल्लाह, थोड़ी बहुत आगे पूरा चैप्टर है आपका। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में भी हम पढ़ेंगे फाइब्रोसिस क्या होता है, ठीक है। तो वो फाइब्रोसिस आ जाता है, मैं ये आगे जाके पढ़ाऊंगा। अभी हम FEV1 ओवर FVC क्या होता है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको चैप्टर 1 में इसमें नहीं मिलेगा। 38 चैप्टर में गाइडेंस में ये आपको मिलेगा आपके मेरे ख्याल में 42 या 43 चैप्टर आगे जो लंग डिजीजेस वाला चैप्टर है वहां पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे थे तो उसके ही समझाने, मैंने कहा अब इनको आराम से समझ आ जाएगी इस बात की, क्योंकि फिर मुझे वापस आना पड़ना था उस टाइम, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। लेकिन ये बात अभी वाइटल कैपेसिटी की उसमें थी तो मैंने कहा आपको ये बताता चलो। समझ आ गई? यस। यस सर। क्या समझ आई जी? बिस्मा क्या समझ आई है बेटा? किसको समझ आई है वो कुछ बता दे ताकि जिनको नहीं समझ आई उनको आ जाए, मैं उसके साथ हेल्प करूंगा। बोलो, स्लाइड खुली है आपके सामने। कोई नहीं बोलेगा? किसी को समझ नहीं आई ये बात? सर वाइटल कैपेसिटी के अंदर दो डेफिनेशंस होती हैं, एक FEV होती है, वन FEV1 बेटा और एक फोर्स वाइटल FVC कैपेसिटी। जो होती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। और अब ये जो उसके वैल्यू मैक्सिमम एक्सपायरेशन, अब जो ये मैक्सिमम एक्सपायरेशन होनी है ना, ये दो फेजेस में होती है। ज्यादातर एक्सपायरेशन पहले सेकंड में ही हो जाती है, उसको कहते हैं FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर 5 लीटर एयर ने एक्सपायर होना है आफ्टर इंस्पायरेशन, तो उस 5 लीटर में से 4 लीटर पहले सेकंड में ही एक्सपायर हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई 100 करो तो 80% नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। 90% से ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और इधर से 80 से नीचे 80 से ऊपर जाएगी तो भी इशू है, और 80 से नीचे आएगी तो भी इशू। अगर इसकी सिग्निफिकेंस ये है FE1 ओवर FVC रेशो की, कि अगर 80% से नीचे आएगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को ये डायग्नोस करेगी, और अगर ऊपर जाएगी तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डायग्नोस करेगी, ठीक है। अब मैं इसको एक दफा स्लाइड को पढ़ता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस दफा इसलिए इसको पूरे चैप्टर के में 2 दफा बताना है, एक दफा अभी बताया, एक दफा एंड पे बताऊंगा जब आपके आखिरी लेक्चर चल रहे होंगे रेस्पिरेशन के। The fraction of vital capacity expired during the first second of forced expiration is referred as FEV1.
और इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर, ये बात हो गई, दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। Clinically, FeV1 over FVC ratio is a useful tool in the diagnosis of airway disease, obstructive as well as restrictive lung disease. In a healthy normal adult male, FVC is approximately 5 liter, जिसमें से FeV1 जो है वो 4 liter होगी, and the normal calculated FeV1 over FVC is 80%. Obstructive disorder result in marked decrease in both FVC and FeV1 over FVC is 42%. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ओवरऑल डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी विदाउट लॉस इन FeV1। वाइटल कैपेसिटी तो कम होगी होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल एक 4 लीटर उसने एक्सपायर करना ही करना है विदाउट लॉस इन FeV1। FeV1 उसका 4 लीटर ही रहेगा, एक्सपायर 5 लीटर होना था, 4 लीटर उसने पहले सेकंड में कर लिया, बाकी जो 1 लीटर रह गया वो भी उसने अंदर रेजिडुअल ही उसका रह गया, या स्लो इतना एक्सपायर हो रहा है कि उसका वो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा रह जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई कि सिग्निफिकेंस FeV1 ओवर FVC की क्या है, कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डिफरेंशिएट करता है। अगर 80% से ज्यादा है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, और 80% से कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम है, एक्सपायरेशन में भी होगी, लेकिन इंस्पायरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर अंदर ही नहीं जा रही। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि एयर अंदर तो जा रही है, एयरवे तो क्लियर है, लेकिन फाइब्रोसिस हुई है लंग्स की। ठीक है, तो एयर जो है एक्सपेल आउट नहीं हो रही, एक्सपायर नहीं हो रही, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव में ज्यादा इंस्पायरेशन में होती है, एक्सपायरेशन में भी थोड़ी होती है। सही बात है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो अंदर, वैसे तो अंदर जाएगी एयर, नहीं तो बाहर भी आने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो रिस्ट्रिक्टिव में अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर आने में इशू है। Minute respiratory volume. What is minute respiratory volume? Total volume of new air into respiratory passage per minute. यानी कि tidal volume into respiratory rate. Rate मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन का 12 से 16 होता है, कई बुक्स में 12 to 14 भी लिखा हुआ है, और लेकिन टेकिपनिया कहते हैं अगर 18 से ज्यादा हो जाए, और ब्रेकिपनिया कहते हैं अगर 12 से कम हो जाए। तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम आपको पता है 500 और रेस्पिरेटरी रेट 12 है, उसको मल्टीप्लाई करो तो 6 लीटर पर मिनट आ जाता है। ठीक है, ये वैसे ही डेफिनेशन छोटी सी आपकी बुक में दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज में। तो टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। डेड स्पेस हमने कर ली, मेजरमेंट्स भी हो गई, इंक्रीज डिक्रीज भी हो गया। अब यहाँ पे थे एल्व्यूलर एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अल्वुलाई। जाहिर बात है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पे, अल्वुलाई। अल्वुलाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू अल्वुलाई। अल्वुलाई में फॉर एग्जांपल 102 है तो वहां पे 40 कम होगी, और आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अभी इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की 6 लेयर्स होती हैं, वो बताई जाएंगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनमें आपस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है जी, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और अल्वुलाई के अंदर, अल्वुलाई में ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अल्वुलाई पर ब्रेथ इज कॉल्ड एल्व्यूलर एयर। पर ब्रेथ तो टाइडल वॉल्यूम होगा और माइनस डेड स्पेस,
टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और 150 ml आपका डेड स्पेस में वॉल्यूम रह जाता है और 350 ml अल्वुलाई तक पहुंचता है। एक ब्रेथ के अंदर आप 500 ml इंस्पायर करते हो ना, तो 500 ml में से कंडक्टिंग पाथवे में 150 ml आपने कैलकुलेट कर ली डेड स्पेस, वो रह जाता है, तो माइनस कर दो तो 350 ml आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल होता है फॉर वेंटिलेशन। इसको कहते हैं अल्वुलर एयर, वो एयर जो अल्वुलाई तक पहुंचती है फॉर एक्सचेंज पर्पस, उसको कहते हैं अल्वुलर एयर। डेड स्पेस एयर उसमें शामिल नहीं करते। ये बात समझ आ गई अल्वुलर एयर क्या होती है? मोहम्मद जैन आपको समझ आई है? एक तो ना बोलने की बीमारी बहुत है इस क्लास में। मोहम्मद जैन, सर जी सर सब इससे पहले आपने चीजें बताई थी ना कि टेकिपनी और ब्रेकिपनिया क्या है, उनकी वैल्यूज आप वो बता सकते हैं दोबारा? बेटा 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट होते हैं, 12 से 16 रेस्पिरेटरी रेट होता है ना पर मिनट। 12 से अगर कम कोई कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रेथ रेट कम है, रेस्पिरेटरी रेट कम है 12 से, तो वो होगा ब्रेकिपनिया। और अगर 18 या उससे ज्यादा है तो वो होगा टेकिपनिया। जैसे आपने टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कहा था, 100 से ज्यादा है तो टेकिकार्डिया, 60 से हार्ट रेट से कम है तो वो ब्रेडिकार्डिया था। इसी तरह ये भी है। थैंक यू सर। एल्वुलर एयर का पता लग गया, जैन को नहीं पता लगा। जैन जरा जागो पुत्र जागो, इनका इसका भी नाम नोट करो हरमैन, आज के नाम अभी तुमने मुझे सेंड करने हैं। ओके सर। Alveolar ventilation, the rate at which alveoli get ventilated per minute, वो तो था alveolar air जो कि air available है for exchange of gases. The rate at which alveoli get ventilated per minute is called alveolar ventilation. For example 350 ml air आ रही है alveoli तक, फ्रीक्वेंसी क्या है रेस्पिरेटेड के 12, तो ये आपका 4.2 लीटर पर मिनट alveolar ventilation हो रही है पर मिनट। अल्वुलाई वेंटिलेट हो रहे हैं पर मिनट कितना? 4 लीटर पर मिनट। वो 4 लीटर या 4.2 लीटर पर मिनट कैसे निकला? 350 ml को मल्टीप्लाई 12 से किया, ठीक है। कैसे? ये उसका फॉर्मूला है। एल्वुलर वेंटिलेशन इज एल्वुलर एयर यानी कि टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस, क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं, 350 ml इनटू फ्रीक्वेंसी। कितनी एल्वुलर एयर हमारे पास आ रही थी? एल्वुलर वेंटिलेशन वही होगी ना कि कितनी एल्वुलर एयर आ रही है उसको मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट से कर दो तो आपकी एल्वुलर वेंटिलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। एल्वुलर वेंटिलेशन पर मिनट इज रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन, VA is alveolar ventilation per minute, frequency of respiration per minute, tidal volume VD is dead space, physiological dead space। समझ आ गया? एल्वुलर एयर वो एयर जो एल्वुलाई तक पहुंच रही है, और एल्वुलर वेंटिलेशन पर मिनट कितनी एल्वुलाई वेंटिलेट हो रही है, यानी कितनी एयर पहुंच रही है पर मिनट। तो कितनी एयर मल्टीप्लाई 1 मिनट के अंदर रेट 12 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एल्वुलर वेंटिलेशन निकल आएगी। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो, क्योंकि आगे मैं जो चीज बताने लगा हूं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जस्ट रीडिंग है, ये आप लोगों ने करनी है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, यहाँ से आगे जो है वो बस रीडिंग ही है, या थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। किसी ने कुछ पूछना है? सर जी सर आपने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का जो मेजरमेंट था वो पूरा प्रोसीजर बताया था, और साथ आपने वो मैंने कहा था कि formulas थे, इसका वो आपने कहा था फॉर्मूला इसमें- याद रख लो, प्रोसीजर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि एक स्पायरोमीटर नॉन वॉल्यूम का लेते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं इनिशियल, उसमें हीलियम जो ले रहे हो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी भी मेजर आपको पता होनी चाहिए। फिर आप उसमें इंस्पायर करते हो, एक्सपायर करते हो, जितना वॉल्यूम बच जाता है, हीलियम की कंसंट्रेशन बच जाती है फाइनल, वो आप नोट कर लेते हो और उस फॉर्मूले में पुट कर देते हो और आपका निकल आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसको मैंने कहा था एक दफा रीड गाइडेंस से लाजमी कर लेना, याद कर
करने की ज़हन में रख लेना आप। और ये पता होना चाहिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम बाद में निकलता है, पहले फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम निकालते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड से, ठीक है। जब हीलियम डाइल्यूशन मेथड से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकल आती है तो फिर उससे हम रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर करते हैं, उसमें से माइनस करके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर जब रेजिडुअल वॉल्यूम निकल आता है तो टोटल लंग कैपेसिटी निकलती है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। कोई और चीज पूछनी हो इस चैप्टर के अंदर से तो पूछ सकते हो आप। आगे जो बच्चे इस चैप्टर में दिया हुआ है, आपने गाइडर में भी देखा है, आखिरी जो पेज के ऊपर दिया हुआ है वो सारा बेसिकली रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं। इसकी एनाटॉमी बताई हुई है, इसके फंक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है वो बताया हुआ है, वो हम एक दफा उसको रीड जरूर करेंगे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात हुई है, तो यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, ताकि फिर हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप इसके बाद एक दफा रिपीट कर देगा ग्राफ। क्या करूं? सर जो ग्राफ है ना वो एक दफा रिपीट कर देगा। वॉल्यूम कैपेसिटी वाला? जी सर। इसमें मैंने आपको ये बताया था बच्चे, वो वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो ये ग्राफ बहुत आसान है। लंग वॉल्यूम्स आपने वाई एक्सिस पे लेने हैं, 1000 से 6000 तक आपने इसको ले जाना है। अब आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है, तो 1200 पे ड्रॉ कर दो एक लाइन। फिर आपको पता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1100 है, तो 1200 से 1100 पे लेके जाओगे तो 2300 पे एक डॉटेड लाइन लगा दो। 2300 के बाद आपको पता है टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500, 2800 पे वो लगा दो लाइन। फिर 2800 पे जब टाइडल वॉल्यूम खत्म होगा तो आपको पता है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 है, तो 2800 से आप 5800 तक एक लाइन लगा दो, ठीक है। अब इसमें आप चारों वॉल्यूम ड्रॉ कर लो और फिर कैपेसिटीज भी इसके अंदर बना लो। लेकिन आपको इस ग्राफ के से पता होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ में कंफ्यूज यही करते हैं, जब वो ग्राफ आपसे बनवाते हैं, इवन वाईवे के अंदर भी वो कहते हैं जरा स्पाइरोग्राफ तो ड्रॉ करें, तो वो ये कहते हैं अच्छा ये आपने रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा इसमें मेजर हो जाएगा, तो आपने ये कहना है कि जी इसमें मेजर नहीं होता रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर होती है हीलियम डाइल्यूशन मेथड से, और फिर फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी से आप रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर करते हो, यानी कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड से ये वॉल्यूम और कैपेसिटी मेजर होता है। और टोटल लंग कैपेसिटी भी फिर बाद में मेजर होती है, वो भी स्पाइरोग्राफ से मेजर आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन फिर वो पूछेंगे बेटा ये आपने ड्रॉ कैसे कर दिया, तो आपने कहना जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जितना वॉल्यूम बच जाएगा हमें पता नहीं है कितना बचेगा, क्योंकि वो स्पाइरोग्राफ से हमें पता नहीं लग सकता, लेकिन वो रेजिडुअल ही होगा, ठीक है। ये वाईवे के लिए आपको बता रहा हूं। चले अब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक वाली बात एक दफा डिस्कस कर लेंगे। कफ रिफ्लेक्स, कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम भी हमारी बॉडी में रखे हैं जो कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं। वैसे तो एनाटॉमिकल भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे सीलिया है नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है, और कोई आपके डस्ट पार्टिकल वो ट्रैप कर लेते हैं, अंदर जाते ही नहीं है। लेकिन अगर अंदर कोई चीज चली भी जाती है तो आपके रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कफ रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग है, ठीक है, हिकअप्स हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसको क्लियर रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बोलते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में रोल प्ले करता है ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। वेरी सेंसिटिव टू फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल आया है तो ये डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पांस देते हैं आपके मैकेनिकल, केमिकल, जिस किस्म का भी इरिटेंट है, जिस किस्म का भी फॉरेन मटेरियल है, चाहे वो मैकेनिकल है चाहे केमिकल है, आपके ब्रोंकाई और ट्रैकिया के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो इसको डिटेक्ट करेंगे और वो मैसेज कन्वे करेंगे, ठीक है। अब मैसेज किसके थ्रू करते हैं? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। वेगस नर्व जाती है, कफ सेंटर होते हैं मिडल्ला में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी आपसे कफ रिफ्लेक्स नहीं पूछेगा
राइट शॉर्ट नोट ऑन कफ रिफ्लेक्स। ये पूछ सकते हैं कि जी कौन से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं, कफ होता है, स्नीजिंग होता है, हिकअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं कि कफ रिफ्लेक्स के जो फाइबर्स हैं जो कि जब रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मैसेज जो रिसेप्टर है किसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है, तो वो आपका वेगस नर्व के थ्रू पहुंचता है, यानी कि एफरेंट फाइबर्स आर वेगस नर्व फाइबर्स। और कफ सेंटर कहां पे, मिडल्ला में। अब होता क्या है, जब मैसेज वहां पहुंचता है तो कफ होती है, कैसे होती है, 2.5 लीटर इंस्पायर्ड एंड ग्लोटिस क्लोज्ड, वोकल कॉर्ड शट टाइटली, एब्डोमिनल मसल एंड एक्स्ट्रा जो आपके एक्सपायरेटरी मसल्स हैं, ठीक है, जो कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो जो एक्सपायरेशन में वो भी कंट्रैक्ट करेंगे, एब्डोमिनल मसल भी कंट्रैक्ट करेंगे, लंग प्रेशर इंक्रीज होगा, वोकल कॉर्ड एकदम से और ग्लोटिस ओपन हो जाएगा और एयर एक्सप्लोडेड आउट एंड पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल्स क्लोज, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज अंदर चली गई है, एयर के साथ ही गई है ना, तो ग्लोटिस और वोकल कॉर्ड तो एक दफा क्लोज हो जाएगा, जब एयर अंदर जाती है आपका ग्लोटिस और वोकल कॉर्ड तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उन रिसेप्टर्स ने जो ट्रैकिया और ब्रोंकस में थे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया थ्रू वेगस नर्व, मेडुल्ला तक पहुंच गया, वहां से मैसेज आया और क्या हुआ कि आप अब्डोमिनल जो मसल्स हैं उन्होंने फोर्सफुल कंट्रैक्शन की और एक्सपायरेटरी मसल्स ने, जिसकी वजह से लंग का प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज हो गया और एकदम से उस प्रेशर की वजह से वोकल कॉर्ड और ग्लोटिस खुल गए, ठीक है, और एयर जो है मूव आउट, ठीक है, और ये वेलोसिटी होगी 70 to 100 माइल्स पर आवर, ठीक है, ये आपकी कफ की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से एयर एक्सपेल आउट हो रही है। यहाँ पे दोबारा सुन लो, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है कफ, इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे, ब्रोंकस और ट्रेकिया में, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, एफरेंट फाइबर जो मैसेज लेके जाते हैं अगर वो डिटेक्ट कर लेते हैं चेंज तो वो आपके वेगस नर्व के थ्रू मेडुल्ला में जाते हैं, ठीक है, और मेडुल्ला में जाते हैं तो क्योंकि अब एयर तो इंस्पायर हो चुकी होती है तो वो वोकल कॉर्ड और ग्लोटिस क्लोज होता है, लेकिन जब मैसेज आता है तो मैसेज वापस आके क्या करता है, वो आपके एक्सपायरेटरी मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से थोरेसिक जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से वोकल कॉर्ड और ग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाता है एकदम से और एयर मूव आउट एंड पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज रहते हैं, ठीक है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स सिमिलर कफ रिफ्लेक्स है, इसके स्नीजिंग के लेकिन इरिटेंट जो हैं वो नोज में होते हैं, ठीक है, इरिटेंट मैकेनिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी, जैसे कफ के थे, ठीक है। एफरेंट इंपल्स थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व, अब यहाँ डिफरेंस है, वो वेगस नर्व के थ्रू फाइबर जा रहे थे, ब्रेन में मैसेज जा रहा था, यहाँ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसमें सेंसरी मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व जो है जो मैसेज लेके जा रही है, ठीक है, और वो आपके स्नीजिंग सेंटर है मेडुल्ला में, कफ सेंटर भी मेडुल्ला में था, स्नीजिंग सेंटर भी मेडुल्ला में है। एफरेंट फाइबर्स का फर्क है, वहां पे वेगस नर्व थी और यहाँ पे आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, और उसके जब वो मैसेज लेके जाएगी तो यूविला इज डिप्रेस्ड एंड एयर इज एक्सपेल्ड थ्रू नोज एंड माउथ, और ये स्टार्ट में क्योंकि इस नोज में डिटेक्ट हो जाते हैं, वो तो नीचे चला गई ना, एयर आपके अंदर चली गई और अंदर जाके जब ग्लोटिस क्लोज हुआ और फिर डिटेक्शन हुई और मैसेज गया, ये नोज में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। स्नीजिंग हमेशा जो डिटेक्ट होती है वो नॉस्ट्रिल्स के अंदर ही हो जाती है और अभी एयर अंदर गई नहीं होती और आपको पहले ही वो स्नीजिंग हो जाती है। सर एक बात है कि स्नीजिंग में मतलब कहते हैं कि आई थिंक हार्ट भी थोड़ा सा रुकता है जब स्नीज आप करना लगते हो, ऐसा है इसमें? हार्ट रुकता है? नहीं बेटा, मतलब कि सर इसकी एक्टिविटी आई थिंक कम होती है कुछ। हाँ स्लो डाउन कह सकते हो, लेकिन मैं रुकना है, हार्ट रुक गया तो फिर तो आपकी स्नीजिंग के साथ ही चले जाओगे, हार्ट रुकता तो कभी भी नहीं है बेटा। ठीक है सर, ठीक है, हार्ट नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। अच्छा जी, हिकअप्स जो है कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट इंस्पायरेशन बिकॉज ऑफ ब्रीफ कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंस्पायरेटरी मसल, ग्लोटिस क्लोज, कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन
एंड साउंड, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड रिस्पॉन्ड टू ब्रेथ होल्डिंग, इंक्रीज PCO2। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोलॉन्ग हो जाए हिकअप्स, क्योंकि हिकअप्स की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें इंस्पायरेशन शॉर्ट हो रही है। अब जाहिर बात है शॉर्ट इंस्पायरेशन हो रही है, ऑक्सीजन कम अंदर जा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम तो होगा। अगर ये लॉन्ग टर्म रहेगी तो अंदर फिर इंक्रीज PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग GIT एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके स्टिमुलेशन होगी जो कि GIT और एब्डोमिनल कैविटी को भी वो भी डिटेक्ट करेंगे। Yawning is characterized by under ventilation of alveoli, इसमें भी PO2 कम होगा, induce deep inspiration, ठीक है। Characterized by wide open mouth, prevent collapse of alveoli, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि इससे आपके जो alveoli हैं वो collapse नहीं होते, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है और इससे alveoli collapse नहीं होते, और इवन venous return भी इंक्रीज होती है और आपकी कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होती है। आप तो कहते हो ना कि आप इसके बाद और नींद आती है, लेकिन इसके बाद ये वैसे नींद आनी नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि आपकी कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज, वीनस रिटर्न भी इंक्रीज, और लंग्स को भी वेंटिलेटेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि अल्वुलाई जो हैं वो जो थोड़े बहुत कोलैप्स होने जा भी रहे होते हैं वो एकदम से खुल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और रेस्पिरेटरी जो ट्री है उसका काम है वोकलाइजेशन में, ठीक है। स्पीच कंपोनेंट होते हैं इसमें, फोनेशन, आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस। फोनेशन में आपका वॉइस बॉक्स लेरिक्स का काम है, आर्टिकुलेशन वर्ड फॉर्मेशन और रेजोनेंस। अब आर्टिकुलेशन जो है उसमें टंग, लिप्स, पैलेट, टीथ आपका काम करता है, और रेजोनेंस में आपके नेजोफेरेंक्स, साइनसेस, थोरेसिक कैविटी, नेजल कैविटी ये शो करती है, ठीक है जी। तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये सारा जस्ट इसकी रीड करना है आपने, यहां से सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव हमारे रिफ्लेक्स हैं। कफ जो है उसके रिसेप्टर जो है ब्रोंकस और ट्रेकिया में है, ठीक है, और वो डिटेक्ट करते हैं और मैसेज वेगस के थ्रू जाता है। स्नीजिंग के जो रिसेप्टर हैं वो नॉस्ट्रिल्स में है, नोज में है, और वो मैसेज थ्रू ट्राइजेमिनल जाता है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा आपका जो इंस्पायरेशन शॉट किसमें हो रही थी, वो आपकी हिकअप्स में हो रही थी, और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आपका ये भी है, यॉर्निंग भी, जिसमें आप अल्वुलाई कोलैप्स होने से बचाता है। कौन सा रिफ्लेक्स है उसमें आपने इसका नाम दे देना है। और वोकलाइजेशन में आपका रोल है आपके सारे रेस्पिरेटरी ट्री का, इसमें फोनेशन में लेरिंक्स का भी काम है, आर्टिकुलेशन में आपके ये सारे जो हैं टंग, लिप्स, पैलेट और टीथ का काम है, और रेजोनेंस में भी आपकी जो साइनसेस हैं, नेजोफेरेंक्स है, थोरेसिक कैविटी है, नेजल कैविटी है, इसका काम है। सर ये वोकलाइजेशन में सिर्फ इतना ही बस पढ़ना है? बस काफी है बेटा वोकलाइजेशन। हम कौन सा स्पीच थोड़ी पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके आप स्पीच पढ़ोगे ना, जब मैं मोटर फिजियोलॉजी में ही बल्कि पढ़ाऊंगा स्पीच, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा ये सारा। फिर एरियाज भी साथ बताएंगे ना, वर्निक्स एरिया और ब्रोकास एरिया और ग्लोबल एफेजिया क्या चीजें होती हैं। अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हो ना, तो रेस्पिरेशन में जस्ट इतना ही पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी जो आपकी स्ट्रक्चर है उसकी और भी कोई काम है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑटोनॉमिक एंड लोकल कंट्रोल ऑफ ब्रोंकियल मस्कुलेचर, क्या समझो इससे? जी बच्चों, सर इसमें नर्वस इनर्वेशन के बारे में नर्वस एंड लोकल कंट्रोल ऑफ ब्रोंक्यूलर मस्कुलेचर, इसमें बेसिकली बताना वो ये चाह रहे हैं कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का भी रोल है, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स करते हैं, पता है आपको? सिंपैथेटिक, आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है हार्ट से पहले? एनाटॉमी में पढ़ा था। अच्छा, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कंसेप्ट है थोड़ा बहुत ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपको बताया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स करता है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इज रिलेटिव वीक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फाइबर पेनिट्रेट टू द
सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लंग्स। फाइबर जो है वो सेंट्रल पोर्शन को पेनिट्रेट नहीं करते, इसलिए उसका वीक इफेक्ट होता है। लेकिन पैरासिम्पथेटिक जो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ब्रोंक्यूल्स की, उनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे अपना एक्शन करता है, क्या चीज रिलीज करके, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? और जो सिंपैथेटिक है वो क्या चीज करता है? नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। वेरी गुड, बस यही इसमें चीज है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपकी गाइटन के लास्ट पेज पे इसी तरह इसको आंसर दिया हुआ है, इसको आपने जस्ट रीड करना है और आपने मुझे इसको दिखाना है। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। उस पे अपलोड करनी है कि वैसे ही आप व्हाट्सएप कर दोगे? व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे बेटा मुझे फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सारों को वो करना। कल मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने डॉक्टर फहीम को कहा कि उस पे अपलोड ही कर देते हैं। अपलोड कर देता हूँ, आप उस पे कर देना। यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है और ये एक ही पैरे में आंसर आएगा, 5-6 लाइनों का आंसर होगा बस इसका। ठीक है बच्चों, कुछ और पूछना चाहते हो आप? नो सर। नो सर। समझ नहीं आई कि आ गई है समझ? आ गई है। आ गई है। चलें ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आप कोई जाना चाहते हो तो बेशक आप लोग मूव कर जाओ। ओके सर। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप ऑन कैंपस ही मुलाकात होगी और उसमें ये चैप्टर आपने अच्छी तरह करना है। साथ दूसरा चैप्टर में आपको मैं बताता चलूं, एक मिनट आप लोग अभी हो ना, दूसरा मेरे पास अच्छा सच इसके यूक्यूज बच्चा देख लो एक मिनट। ड्रॉ एंड लेबल स्पायरोग्राम, ठीक है। डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स नॉर्मल वैल्यू, व्हाट इज हेल्ड इन इफेक्ट, ठीक है। हेल्ड इन इफेक्ट अभी आपको शुरू में जब मैंने लास्ट बताया उसमें बताया, लेकिन हेल्ड इन इफेक्ट की डिटेल हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। What is FE1/FVC ratio? Give its clinical significance. Enumerate factors which decrease lung compliance. Define dead space. How can you calculate it by Bohr's equation? ये equation आपने बतानी है। अब premature infant delivered by C-section has marked difficulty in breathing, ठीक है, जिसको dyspnea कहते हैं, cyanosis कहते हैं, respiratory उसका 100 per minute है। What will be your diagnosis? What is physiological basis and how will you manage this patient? ये आपको आता होगा इंशाल्लाह। Draw and label lung compliance diagram. Define FRC and how can you calculate FRC? इसमें सिर्फ फार्मूला आपने लिखना है और आपने थोड़ा सा लिख देना है कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड क्या है। उसमें हीलियम गैस यूज करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इसके अंदर से। इसमें एक चीज मिस है प्रेशर की। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरल, ट्रांसपल्मोनरी और एल्वियोलर उसकी डायग्राम के साथ, बाकी चीजें सारी इसमें ऐड कर दी गई है। सर आज आप ये भेजते हैं किस टाइम? बेटा मैं आज अच्छा दूसरा चैप्टर ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये डॉक्टर सादिया ने आपको करा दिया। इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, इसमें बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लंग जोन्स हैं, ठीक है। एक पल्मोनरी वेज प्रेशर, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। दूसरा लंग जोन्स है कि नो ब्लड फ्लो किसमें होता है, इंटरमीडिएट किसमें होता है और कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो किसमें होता है। ये आपको जोन 1, 2, 3 पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पल्मोनरी एडीमा और उसका सेफ्टी फैक्टर, ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ड्राई अल्वियोलाई क्या होता है, बस। अब इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि एक लंग जोन आपने करना है, पल्मोनरी वेज प्रेशर करना है, मैकेनिज्म ऑफ ड्राई अल्वियोलाई करना है और पल्मोनरी एडीमा और उसका सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। कैसे निकालते हैं पल्मोनरी एडीमा सेफ्टी फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में से जो डॉक्टर सादिया ने आपको पढ़ाया है। चैप्टर 3 जो कल वो पढ़ाएंगी उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सुननी है और मिस नहीं करनी, उसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है और उसकी लेयर्स है। डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है। और तीसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो,
वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ये मैं भी आपको रिपीट करा दूंगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, क्योंकि ये यूक्यू है। लंग जोन भी यूक्यू है और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी यूक्यू है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर भी ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए और आपने कल अच्छी तरह से सुननी है, ठीक है। जो चीजें रह गई होंगी वो मैं इंशाल्लाह रिपीट भी कराऊंगा, क्या उसका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी मैं बताऊंगा, रेस्पिरेटरी लेयर्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपने कल वो चैप्टर खत्म करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, ये 3 चीजों पे फोकस करना है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो और डिफ्यूजन कैपेसिटी। ये 3 चीजें आपने उनसे अच्छी तरह से पूछनी भी है, सुननी भी है और इन पे ही फोकस करना है। जैसे चैप्टर 2 के अंदर आपने लंग जोन, मैकेनिज्म ऑफ ड्राई अल्वेओलाई और पल्मोनरी एडिमा सेफ्टी फैक्टर पे, इन 3 चीज पे फोकस करना है। चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा ये सारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सिवाय जो एंड पे मैंने चीजें आपको ये बताई, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स और ये जो आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रोल बताया, ये यूक्यू नहीं है, बाकी हर चीज यूक्यू है चैप्टर 1 में से। चलिए, थैंक यू बच्चों, शुक्रिया, आप जा सकते हो। थैंक यू सर।